हाय फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ होता क्या है। मुस्लिम conception of marriage differs from Hindu conception, according to the which the marriage is not a marriage civil contract but it is a sacrament। मुस्लिम कॉन्सेप्ट जो मैरिज का है वो एकदम अलग होता है हिंदू से, इसलिए इसके ऊपर एक अलग से प्रोविजन रखे गए हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, बीएलएस एलएलबी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का होगा। अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। According to many Muslim philosophers, marriage in Islam is a religion duty and everyone must marry in order to fulfill one's desire। मतलब अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए सब लोगों को शादी करना कंपलसरी हो गया है। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कोई मुस्लिम लड़का है वो कुंवारा है, सबकी शादी होती है, वो भी चार चार वाइफ रख सकता है और चारों वाइफ से बच्चे भी पैदा कर सकता है। द कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज के कंडीशन क्या होते हैं। पार्टीज मस्ट हैव कैपेसिटी टू मैरी, मतलब वो साउंड माइंड के होने चाहिए, उसकी एज जो है वो मेजोरिटी की होनी चाहिए। जैसे लड़की की उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जिसको बोलते हैं ईजाब एंड कबूल। आपने बहुत बार सुना होगा कबूल है, तो इसके वजह से क्या होता है, शादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। शादी जो है हो जाती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की कंसेंट लेना जरूरी है। अब बात करते हैं द कंसिडरेशन दैट इज महर। अभी हिंदू में जो है वो डावरी इज इलीगल, मगर मुस्लिम में डावरी जिसको महर बोलते हैं वो कंपलसरी होता है और लीगल माना जाता है। मतलब शादी के बाद वाइफ का हक होता है कि हस्बैंड उसको वाइफ को डावरी दे। सफिशिएंट विटनेस भी सफिशिएंट होनी चाहिए, तब जाके आपकी शादी जो है वो वैलिड मैरिज मानी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज क्या होता है। सबसे पहले आता है वैलिड मैरिज, उसको बोलते हैं साहिब। ये साहिब व याद रखना ज़रूरी है। अगर साहिब व याद नहीं रखोगे तो आपको पेपर में शॉर्ट नोट पूछेगा शाहिद मैरिज क्या होता है, आपको यही नहीं पता कि उसको वैलिड बोलते हैं, आपको आंसर लिखोगे कैसे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मार्क्स कट हो जाते हैं क्योंकि ये मुस्लिम वर्ड है, लोगों को याद नहीं रहता। वैलिड पता होगा मगर साहिब आपको याद रखना पड़ेगा। When all the legal requirements are fulfilled and there are no prohibition affecting the parties, then the marriage is correct and void। मतलब सारे लीगल रिक्वायरमेंट आपने ख़त्म कर ली है। जैसे विटनेस सारे हैं, डावरी आपने दे दिया, दोनों की कंसेंट आपने बराबर ली, एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल हो गया, है ना, कैपेसिटी अच्छी है पार्टी की, तो ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी हो गई तो आपकी शादी जो है वैलिड मतलब साहिब मानी जाएगी। इफेक्ट ऑफ वैलिड मैरिज क्या होता है, कोहाबिटेट कर सकते हैं, वो भी लॉफुल, दोनों का जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट माना जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर डेथ ऑफ द हस्बैंड वाइफ इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट हस्बैंड प्रॉपर्टी। मतलब अगर हस्बैंड मर गया वाइफ से पहले तो वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकती है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, अगर वाइफ पहले मर गई तो हस्बैंड अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकता है, ठीक है। वाइफ राइट टू क्लेम डावर इज एस्टैब्लिश जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मैरिज। जैसे ही शादी खत्म होती है वाइफ का राइट बन जाता है कि वो डावरी मांगे। मैंने आपको पहले ही बताया हिंदू में इलीगल है मगर मुस्लिम में ये जो लीगल माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ। अगर जैसे ही आपकी वैलिड शादी हो गई तो वाइफ का राइट बनता है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगे। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज द विडो इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व द इद्दत पीरियड ड्यूरिंग द विच द शी कैन नॉट रीमेरी। अब ये जो है वो शॉर्ट सिचुएशनल क्वेश्चन में आता है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर एक मुस्लिम वाइफ है जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई थी, उसने डाइवोर्स ले लिया अपने मुस्लिम हस्बैंड से, तो अगर वो वुमन को जो विडो है उसको दूसरी बार शादी करनी है तो उसको इद्दत पीरियड से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो शादी कर सकती है, वरना नहीं कर सकती, ठीक है। अब बात करते हैं वॉइड मैरिज क्या होता है। वॉइड मतलब बाटी आपको याद रखना पड़ेगा वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। बाटी मतलब वॉइड, ठीक है। द मैरिज बीइंग वॉइड अब इनिशियो, मतलब वॉइड मैरिज जो होता है वो वॉइड अब इनिशियो मतलब ये शादी मानी ही नहीं जाएगी और इसमें से जो बच्चे पैदा हो गए वो इलेजिटिमेट माने जाएंगे। इलेजिटिमेट मतलब वो अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग नहीं सकते प्रॉपर्टी का। द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस बट शी कैन क्लेम डावर वंस द मैरिज इज कंज्यूम। मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशन आ गया तो वाइफ जो है वो डावरी मांग सकती है मगर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, ठीक है। वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस बट शी कैन क्लेम डावर। पार्टीज आर फ्री टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विदाउट ऑब्टेनिंग एनी डाइवोर्स डिक्री। पार्टी को यहाँ पे कोई बाइंडिंग कंडीशन नहीं है कि अगर आपको अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे आपको अपने
लॉफुल मैरिज को एंड करने के लिए कोर्ट से को लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं। अगर आपको फिर भी करना है तो आपको यहाँ पे no legal action is imported for a declaration of batil marriage but to held null and void. But if parties want such declaration, then they can file a declaratory suit under section 9 of CPC. डिक्लेरेटरी पार्टी जो है वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 9 ऑफ CPC एंड अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ दैट इज नलिटी ऑफ मैरिज इज नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, यहाँ पे अगर पार्टी को डाइवोर्स करना है तो वो लोग को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मगर अगर उनको फिर भी लीगल तरीका चाहिए तो वो सेक्शन 9 CPC का यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक प्रोफेसर हूँ, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन अ मैरिज बिकम्स वॉइड, जिसको बोलते हैं बाटिल मैरिज। ठीक है, व्हेन अ गर्ल एंड बॉय आर एब्सोल्युटली इनकेपेबल ऑफ गेटिंग मैरिड, मतलब लड़की की उम्र 18 से नीचे है, लड़के की उम्र 21 से नीचे है, दोनों अनसाउंड माइंड के हैं, दोनों समझ नहीं पाते कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, तो ऐसे कोई बच्चा है उसका शादी आप करोगे तो वो वॉइड माना जाएगा। पर्सन मैरिड वाइफ ऑफ एनी अनदर मैन, मतलब लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है मगर उसकी शादी फिर से दूसरे मैन से हो गई तो वर्ड माना जाता है। एक मुस्लिम आदमी जो होता है वो बहुत सारी मुस्लिम वुमन से शादी कर सकता है, मगर एक मुस्लिम वुमन एक ही मेल से शादी कर सकती है, ये ध्यान में रखना। मुस्लिम मेल जो है वो मैक्सिमम 4 शादी कर सकता है, 5वीं शादी होगी तो वो वर्ड माना जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैरिंग मोर देन 4 वाइफ्स द 5th मैरिज बिकम्स वर्ड, मतलब एक आदमी मुस्लिम आदमी जो होता है वो 4 शादी कर सकता है मगर 5th शादी जो है वो वर्ड मानी जाएगी। मैरिज विथ नॉन मुस्लिम, अगर कोई आदमी नॉन मुस्लिम से शादी करता है तो वो भी वो वर्ड माना जाएगा, जिसको बोलते हैं बाटिल मैरिज। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ बाटिल वर्ड मैरिज क्या होता है? सबसे पहले तो ये वर्ड है, ठीक है, शुरुआत से ये वर्ड माना जाएगा, मतलब शादी हुआ ही नहीं है। ठीक है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। अगर ये वैलिड मैरिज होता तो वाइफ जो है उसको मेंटेनेंस मिलता। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड मैरिज हो गया तो यहाँ पे वाइफ जो है वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। नो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू गेट इनहेरेंट राइट इन प्रॉपर्टी, मतलब जो चिल्ड्रन है वो अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा नहीं मांग सकते। अब बात करते हैं इरेगुलर मैरिज, जिसको बोलते हैं फाजिद। ये फाजिद शब्द याद रखना बहुत ज़रूरी है वरना एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, अगर टीचर आपको पूछेंगे फाजिद को एक्सप्लेन करो, मगर आपको फाजिद मतलब क्या होता है यही नहीं पता तो आप आंसर क्या लिखोगे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा फाजिद मतलब इरेगुलर। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सम फॉर्मेलिटी और द एग्जिस्टेंस ऑफ impediment which can be rectified, a marriage becomes irregular, but however this irregularity is not permanent and it can be removed। मतलब ये जो irregular marriage जो होता है ना वो permanent नहीं होता, टेम्पररी होता है। अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट सारी धीरे धीरे शादी के बाद भी अगर पूरी कर डालते हैं तो आपकी मैरिज जो है वो वैलिड माना जाएगा। ये देखिए, मैरिज कैन बी मेड वैलिड वंस द प्रोहिबिशंस आर रेक्टिफाइड। अगर शादी करने के बाद भी आप सारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर डालते हैं तो आपके शादी फिर से वैलिड माना जाएगा। व्हाट मेक्स एन इरेगुलर फासिद मैरिज? अब मैरिज का कॉन्ट्रैक्टर विदाउट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विटनेस, ये हो गया। मैरिज विथ अ वुमन ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड, एक वुमन जो है उसको इद्दत पीरियड के बाद ही शादी करनी है। ये सिचुएशनल क्वेश्चन में आता है। अगर एक मुस्लिम वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है, अगर उसको दूसरी बार फिर से शादी करनी है तो उसको कितना टाइम वेट करना पड़ता है? उसको इद्दत पीरियड का वेट करना पड़ता है। जैसे ही इद्दत पीरियड खत्म होता है वो फिर से मैरिज कर सकती है। ठीक है, ये आपका 12 मार्क का पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखना। मैरिज विथ अ वुमन विदाउट द कंसेंट ऑफ हर गार्डियन, मतलब अगर वुमन छोटी सी है, चाइल्ड है, उसके शादी कर रहे तो उसके गार्डियन का कंसर्न लेना जरूरी है। गार्डियन कोई भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, और अननेचुरल मतलब जो बायोलॉजिकल गार्डियन है वो हो सकते हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल गार्डियन भी हो सकते हैं। डिफरेंट रिलीजन, अगर हस्बैंड जो है वो मुस्लिम है, वाइफ जो है वो दूसरे रिलीजन की है तो भी ये इरेगुलर मैरिज हो गया। मैरिज विथ 5th वाइफ, तो ये भी इरेगुलर माना जाएगा। ये सारी जो कंडीशन है वो आप शादी के बाद भी फुलफिल कर सकते हैं। अगर शादी कर ले और आपको ये सारी कंडीशन पता नहीं थी तो शादी करने के बाद भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको रिस्ट्रिक्शन रेक्टिफाई करते हो आपका शादी जो वैलिड माना जाएगा, वरना ये इरेगुलर माना जाएगा।
मुत्ता मैरिज, ये सबसे आसान है दोस्तों। मुत्ता मैरिज मतलब एक टेम्पररी मैरिज होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ शादी करता है, वो एक दिन के लिए भी शादी कर सकता है, एक हफ्ते के लिए भी शादी कर सकता है, एक महीने के लिए भी और एक साल के लिए भी शादी कर सकता है। यहाँ पे कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता कि आपको कितना टाइम के तक शादी में रहना है। और जैसे ये एक दिन ख़त्म हो गया, अगर समझो एक दिन का शादी है, तो एक दिन के बाद शादी जो है वो अपने आप डिजोल्व हो जाता है। कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है डिजोल्यूशन लेने के लिए, ठीक है, डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक महीना, अगर एक महीना आपको वेट करना पड़ेगा, एक महीना ख़त्म होता है तो आपकी शादी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। एक साल अगर रखा है तो एक साल के बाद आपकी शादी जो है वो डिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ़ देर इज़ नो टाइम लिमिट एक्सप्रेस और रिटर्न, द मैरिज बिकम परमानेंट। अगर टाइम लिमिट है ही नहीं किधर भी लिखा हुआ, तो आपका शादी जो है वो परमानेंट माना जाता है। तो टाइम लिमिट लिखना बहुत ज़रूरी है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। नो विटनेस आर रिक्वायर्ड फॉर मुत्ता मैरिज, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, एक बहुत ही रिलीफ मिल गया है लोगों को कि मुत्ता मैरिज में विटनेस इज नॉट नेसेसरी एंड द वुमन लेड डाउन कंडीशन फॉर हर सेक्सुअल यूनियन थ्रू हिज टाइम लिमिट एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स हर डेली मेंटेनेंस। मुत्ता मैरिज में वाइफ अपनी कंडीशन भी रख सकती है कि वो कैसे मेंटेनेंस लेगी अपने हस्बैंड से, जितने भी ड्यूरेशन है शादी का, एक साल का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, ठीक है। और सेक्सुअल कंडीशन भी रख सकती है। अभी एसेंशियल ऑफ मुत्ता मैरिज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन मुत्ता मैरिज, मतलब एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए और उसका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए, ठीक है। मैन मेक कॉन्ट्रैक्ट का मुत्ता मैरिज अ वुमन विद प्रोफेसिंग मोहम्मदियन, क्रिश्चियन और जूइश, मतलब जो मुस्लिम आदमी होता है वो मुत्ता मैरिज कोई भी लड़की के साथ कर सकता है। वो लड़की मुस्लिम भी हो सकती है, क्रिश्चियन भी हो सकती है और जूइश भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं डावर। डावर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डावरी मुस्लिम में लीगल मानी जाती है मगर हिंदू में वो इलीगल मानी जाती है, तो ये ध्यान में रखना। लीगल ये आपको शॉर्ट वन लाइनर में पूछेंगे 2 मार्क के लिए कि मुस्लिम में डावर इलीगल है या लीगल है, तो आपको लिखना है कि लीगल है, ठीक है। डावर जो है वो कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। डावर कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। कैश मतलब रोकड़ा दे सकते हैं आप, काइंड मतलब सोने के ज्वेलरी दे सकते, कार दे सकते, घर दे सकते, कुछ भी हो सकता है। शादी के पहले वो ओरली या तो रिटर्न में लिख सकते हैं कि भाई डावर तू कितना देगा वगैरह, ठीक है। लीगल इम्पैक्ट ऑफ मुत्ता मैरिज, इट डज नॉट क्रिएट अ म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन मैन एंड वुमन, मतलब यहाँ पे कोई म्यूचुअल राइट क्रिएट नहीं होता इन प्रॉपर्टी का हक जताने में, ठीक है। चिल्ड्रन कंसीडर्ड आउट ऑफ द रिलेशनशिप आर लेजिटिमेट एंड द कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे अगर मुत्ता मैरिज में कोई चाइल्ड पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट माना जाता है। और कैन इनहेरिट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स देयर राइट, मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से अपना हक जो है वो जता सकते हैं, ठीक है, अपना हक मांग सकते हैं। लेजिटिमेट क्या होता है, अगर शादी वैलिड है तो उसमें जो बच्चा पैदा होता है उसको लेजिटिमेट बोलते हैं। अगर वॉइड और या तो इरेगुलर मैरिज में से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको इलेजिटिमेट बोलते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। हस्बैंड में पुट एन एंड टू द मुत्ता मैरिज इवन बिफोर द टर्म एंड्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर मुत्ता मैरिज एक दिन का है तो एक दिन के होने से पहले भी हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स ले सकता है। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी बोल के भी कर सकता है। 1 महीने का टाइम पीरियड था मगर 30 दिन का टाइम था, ठीक है, 1 महीना मतलब 30 दिन, तो 25वें दिन में हस्बैंड ने डाइवोर्स ले लिया। 1 साल का टाइम था मगर 6 महीना हुआ, तो 1 साल के पहले उस हस्बैंड ने डाइवोर्स ले लिया तो भी चलता है। और यहाँ पे वाइफ का कंसर्न लेना जरूर नहीं है अगर मैरिज को टर्मिनेशन करना है तो। अब मेन मेक कॉन्ट्रैक्ट मुत्ता मैरिज विथ एनी नंबर ऑफ वुमन, कंसर्न जो है वो फ्री होना चाहिए। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुत्ता वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर पर्सनल लॉ बट शी कैन क्लेम अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, मतलब जनरली क्या होता है, मुत्ता मैरिज में वाइफ जो है वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती मगर 125 CRPC सेक्शन के अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस मांग सकती है, ठीक है। वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट फुल डावर, अगर दोनों के बीच में मैरिज कंज्यूम हो गया तो, अगर दोनों के बीच में मैरिज कंज्यूम नहीं हुआ तो हाफ डावर ले सकती है। कंज्यूम मतलब सेक्सुअल रिलेशन होता है ना हस्बैंड वाइफ का, अगर हो जाता है तो फुल डावर मिलेगा, नहीं होता है तो हाफ डावर मिलता है। अभी सबसे मेन बात है रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए हिंदू जो है, अगर आप हिंदू है, हिंदू मैरिज कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, मगर आप मुस्लिम है
तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड मैंडेटरी। सेक्शन 3 ऑफ मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1981 बोलता है कि मैरिज आपका कंपलसरी होना ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल देता हूँ, आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं ना वो याद रखने हैं। जैसे वैलिड मतलब साहिब, वर्ड मतलब बाटिल, और इरेगुलर मतलब फाजिद। अगर आपको यही नहीं पता कि फाजिद मतलब इरेगुलर होता है तो आप आंसर कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको रटना पड़ेगा, इसका याद रखने का कोई तरीका नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार ये वीडियो देखो, आपको आसानी से सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप BLS LLB या तो LLB कर रहे हैं 3 साल या तो 5 साल का, तो आपको पता होगा कि नोट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप जाप वाला या तो रतन लाल धीरज लाल खरीदते हैं तो आप जो है वो इतनी महंगी किताबें आती है कि आप मतलब उसमें काम का कुछ होता नहीं है, खाली 2-4 पेज काम के होते हैं, बाकी ऐसे वेस्ट होते हैं। तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।